हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है विज्ञानशाला चैनल पर। और मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेकर के, आव्यूह गुणन। इससे पहले वाले टॉपिक में वीडियो में मैंने बात की थी आव्यूह के अदिश गुणन की। अदिश गुणन में आव्यूह को सिर्फ किसी संख्या से, किसी अदिश राशि से सिर्फ उसको गुणा करना होता है। यहाँ दो आव्यूहों के गुणन को लेकर के बात है। अब दो आव्यूहों का जब गुणन करेंगे तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ऐसे संभव नहीं कि हमने उठाया कोई भी दो आव्यूहों को और उसका गुणा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आव्यूह का गुणा करने के लिए कुछ कंडीशन है, और कंडीशन ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आव्यूह के लिए आवश्यक प्रतिबंध गुणन के लिए वो क्या है कि ये भी क्रम वाइज है। जैसे ए का बी से गुणा करते हैं, यानी मुझे ए बी निकालना है। गुणा करके अगर मुझे ए बी ज्ञात करना है तो पहले आव्यूह ए है, बाद में बी है। तो जो पहले वाला आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या और बाद वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो अगर ए का बी से गुणा किया जाए, आव्यूह ए का आव्यूह बी से गुणन यानी ए बी, ए का बी से गुणा जो है ये केवल तभी संभव है जबकि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। ठीक है, तो पहले वाला जो आव्यूह है, जब हम आव्यूह ए की बी से गुणा की बात कर रहे हैं, ए बी, जब हम इसकी बात कर रहे हैं ए बी की, तो ए बी केवल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या दोनों समान हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का क्रम m/n है और बी का क्रम r/s है, सपोज ए का m/n, बी का r/s, तो कंडीशन क्या है कि ए का क्रम है m/n यानी उसमें स्तंभों की संख्या हो गई n, और बी का था r/s, तो बी में पंक्तियों की संख्या हो गई r। तो वो n और r दोनों चीजें बराबर होंगी तभी ये भी संभव होगा। देखिए, ए का क्रम m/n, बी का क्रम r/s, अगर ऐसा है तब ए बी तभी संभव है जबकि n = r। n = r क्यों? ए में स्तंभ होंगे ये और बी में पंक्तियों की संख्या r होगी। तो अगर n = r है तभी ए का बी से गुणा हो सकता है, यानी ए बी तब संभव होगा जब n = r। और मान लीजिए हम उल्टा करें, b का a से गुणा करना है, मुझे ba ज्ञात करना है, तो ba तब ज्ञात होगा, ba तब संभव होगा जब b में स्तंभों की संख्या यानी s, इसका मान किसके बराबर हो? a में पंक्तियों की संख्या m के, तो s का मान किसके बराबर होना चाहिए? m के। तो ba तब संभव होगा जब s का मान m के बराबर होगा। चलिए, ये तो बात हुई a b या ba को लेकर के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ए का बी से गुणा करने की बात है, कोई भी दो आव्यूह दिए हो, सीधा सीधा ये नहीं कहेगा कि आव्यूह ए और बी दे रखे, इनका गुणन ज्ञात कीजिए, ऐसे नहीं देगा। कभी भी आव्यूह ए और बी देगा तो पूछा जाएगा कि ए बी या बी क्या संभव है वो ज्ञात कीजिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इस तरह का कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में भी कि आव्यूह ए और बी में अगर ए बी या बी ए जो संभव है उसको ज्ञात कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ए बी संभव हो सकता है, बी ए नहीं हो, बी ए संभव हो सकता है, ए बी नहीं हो। तो वो जो चीज संभव होगी वही हमें ज्ञात करना है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों चीजें हमेशा हो जाएं या सीधे सीधे वो कह दे कि एक आव्यूह ए बी दे रखा है, इनका गुणा ज्ञात कीजिए। तो ये चीज क्लियर लिखे कौन सा किसका किससे गुणा करना है। ठीक है, अब बात करते हैं गुणन होता कैसे है, आव्यूह ए का बी से गुणन। अब ये तो बात क्लियर होगी कि ए का बी से गुणा कब होगा, जब ए का क्रम इस तरह से हो कि ए में अगर m/n है तो b n से स्टार्ट होगा, यानी ए में तो है स्तंभों की संख्या n, तो वो b में पंक्तियों की संख्या n होगी, स्तंभ चाहे उसमें कुछ भी हो। तो अगर ये m/n था तो ये n/समथिंग होगा, तो मैंने इसको n/p लिया। तो अगर a जो है वो m/n क्रम का है, शॉर्ट में जैसे लिखते हैं इसको aij m/n, और b को लिखा bij n/p। तो जब इन दोनों की गुणा होगी तो गुणा होने के बाद जो आव्यूह आएगा c, उस c का जो क्रम बचेगा, ये बीच का n छोड़ दीजिए इन दोनों का, इधर इसका m, a में जो पंक्तियों की संख्या थी वो c में पंक्तियों की संख्या रह जाएगी, और b में जो स्तंभों की संख्या थी वो c में स्तंभों की संख्या आ जाएगी। तो अगर a का b से गुणा किया जा रहा है, हम a b ज्ञात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा आव्यूह एक का b से गुणा करने पर, यानी a b जो है वो क्या है, c के बराबर है। अब देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है a और दूसरा आव्यूह है b, मुझे चेक करना है इनकी गुणा होती है या नहीं होती है। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि a का गुणा b से हो रहा है या नहीं, तो मैं a और b दोनों को लिखूंगा। a के नीचे a का क्रम लिखिए, सपोज a का क्रम है 2/3, b के नीचे b का क्रम लिखिए, मान लीजिए इसका क्रम है 3/4। आपको सिर्फ ये बीच वाली संख्या को देखना है, ये दोनों में बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों में बराबर है तो इसका गुणा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और गुणा होने के बाद जो चीज बच गई, अब देखो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 4 बच गया, तो अगर इन दोनों का गुणा होने के बाद में आव्यूह हमें c मिलता है तो c का क्रम आ जाएगा 2/4। सिंपल, आराम से याद रह सकता है चेक करने के लिए। मान लीजिए इसी को मैं पलट करके लिख देता हूं और मैं सोचूंगा बी ए संभव है या नहीं, तो b के नीचे b का क्रम लिखेंगे वो था 3/4, a के नीचे a का क्रम लिखेंगे वो है 2/3। ये बीच वाली संख्याओं को हम एक बार चेक करेंगे और ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये गुणा संभव नहीं होगा। खत्म।
तो इतना सिंपल सी चीज है, दोनों के जो क्रम है दोनों अवयव के नीचे एक बार उनको लिख करके देख लो, बीच की संख्या देख लो सेम है क्या, अगर है तो उनका गुणा संभव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और गुणा होने के बाद में जो बाहर वाली संख्या बच गई, इधर ये 2 बच गया, इधर 4 बच गया, वही अगले अवयव का क्रम बन जाएगा। तो जैसे अगर ये 2/3 3/4 इनकी गुणा करें तो 2/4 का मैट्रिक्स सी मिलेगा। अब गुणा कैसे होती है उसकी बात है, ये थोड़ा सा एक बार देखने में टिपिकल सा लगेगा, लेकिन जब गुणा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या है कि अगर aij और bij इस टाइप से दो मैट्रिक्स हैं, एक m/n और एक n/p का, तो गुणा करके c अवयव मिलता है और c का क्रम है m/p। ये तो मैंने क्लियर कर दिया, n छोड़ देंगे तो m/p का आ जाएगा। अब इसके अवयव कैसे परिभाषित होंगे, c का जो अवयव है cij, ये cij कैसे परिभाषित है, देखिए cij इक्वल टू है aik, मैंने j नहीं लिया, k का मतलब है कि उसकी कोई भी स्तंभ का iवीं पंक्ति है, ik का मतलब है कि iवीं पंक्ति kवें स्तंभ का अवयव, और b में क्या है kवें स्तंभ और kवीं पंक्ति और jवें स्तंभ का अवयव। जब इनकी गुणा करेंगे उसमें k का मान वेरी करेगा, k का मान 1 से लेके n तक जाएगा, यानी ai1 b1j, फिर सिग्मा का मतलब होता है प्लस। तो ये जो चीज लिखी है दरअसल इसका मतलब है, ये चीज जो लिखी है इसका मतलब ये है कि cij इक्वल टू है ai, k का मान 1 होगा तो ai1 b1j प्लस फिर आएगा ai2 b2j प्लस फिर उसके बाद ai3 b3j, उसमें जितने भी अवयव होंगे वहां तक वो चलता रहेगा, उनकी सबकी गुणा करके ऐसे जोड़ लेंगे। अब देखो ai1 ai2 ai3, यानी ये iवीं पंक्ति के अवयव हो गए, i1 i2 i3 ai1 ai2 ai3, तो एक ही iवीं पंक्ति चल रही है, उसकी गुणा किसके साथ हो रही है, जब एक ही iवीं पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव ले रहे हैं हम, तो b के पहले स्तंभ के जेवें, पहली पंक्ति का जेवा स्तंभ, b में जेवा स्तंभ चल रहा है 1j 2j 3j, तो इसमें जेवा स्तंभ चल रहा है, जेवे स्तंभ का 1j 2j 3j इस टाइप से, उसमें स्तंभ है इसमें पंक्तियां हैं, तो इनकी संगत रूप से गुणा करते हैं, उसकी एक पंक्ति लेंगे उसका एक स्तंभ लेंगे, उनमें गुणा करेंगे। अभी प्रैक्टिकली जब गुणा करेंगे तभी अच्छे समझ में आ पाएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, और मान लीजिए इस तरह से कोई है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। मैं यहाँ अवयव लिख देता हूँ, फिर इधर गुणा करेंगे। देखिए यहाँ a का क्रम इक्वल टू है 2 4 1 3 -1 4, तो यहाँ जो a है इसका क्रम देखो, इसमें 1 2 और 3 पंक्तियां हैं, a में है 1 2 3 पंक्तियां, तो a का क्रम है 3 और 1 और 1 2 स्तंभ है तो 3/2। फिर मैं b का क्रम लिखता हूँ, b के नीचे, b में देखे 1 और 1 2 पंक्तियां हैं तो 2 और 2 स्तंभ है तो 2/2 हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों संख्याओं को मैच करके देख लो ये दोनों बराबर है या नहीं, तो जो गुणा होकर के जब आएगा इन दोनों की जो गुणा होगी उसका जो क्रम बचेगा वो आपका हो जाएगा 3/2, ये 3 और 2 बाहर की संख्याओं को लेकर के, तो इस तरीके से होगा। तो यानी ए बी संभव है। अगर मैं बी ए की बात करूं तो बी और ए, ठीक है, ये तो ए बी तो संभव है, ये चीज संभव होगी, बी ए संभव हो गया नहीं उसकी बात करते हैं। देखिए बी ए की बात करें, मैं इनको भी यहीं पे लिख लेता हूँ, बी के नीचे बी का क्रम वही 2/2 और ए के नीचे ए का क्रम अभी मैंने बताया कि 3/2, इसमें 3 पंक्तियां थी 2 स्तंभ थे, इसमें वही बीच की संख्या को लेकर के देखें, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब बी ए संभव नहीं होगा, ये आपका संभव नहीं है। चलिए तो इसका मतलब एक चीज यहाँ संभव है एक नहीं है, और वो संभव क्या है, वो है ए बी, तो ए बी संभव है, ए बी को हम ज्ञात करते हैं। चलिए ए बी को कैसे ज्ञात करेंगे वो बात करते हैं। ए बी इक्वल टू कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों मैट्रिक्स को यहाँ लिखिए, 2 4 1 3 2 4 1 3 -1 4, मैंने दोनों को लिख लिया, और इनटू इसी के साथ b को लिख दीजिए, b है 1 - 1 2 6 1 -1 2 6, दोनों अवयवों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए क्या होगा, क्या करना है, इनकी गुणा कैसे होगी, इसमें है जो पहली पंक्ति है अवयव की उसको लेंगे और इसके पहले स्तंभ के साथ संगत रूप से गुणा करेंगे। देखिए कैसे होगा, ये 2 4, 2 का गुणा 1 के साथ में 2 × 1, और इस 4 का गुणा 2 के साथ, पहली पंक्ति ये वाली और इसका ये पहला स्तंभ, इसका इसके साथ गुणा होएगा, तो पहली पंक्ति ली पहले स्तंभ के साथ में संगत रूप से गुणा करेंगे, 2 का 1 में 4 का 2 में, और उनको जोड़ देंगे, 2 × 1 और यहाँ प्लस लगा करके 4 × 2,
ये दोनों गुना हो गई और 4 गुना 2 इन दोनों गुना हो गई, 2 गुना 1 4 गुना 2 दोनों को जोड़ दिया। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में गुना हो चुकी है। अब पहली ही पंक्ति को रखेंगे, दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे सेम वैसे ही, ठीक है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुना हुई तो यहाँ वाला अवयव आ गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जो मतलब गुना होकर के जो अवयव आएगा उसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव ये बन जाएगा। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुना होगी तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी यहाँ अवयव आएगा। अब फिर इन्हीं की गुना करेंगे, 2 की -1 में गुना करेंगे, यानी यहाँ गैप दे करके लिखेंगे, दूसरा अवयव लिख रहे हैं 2 गुना -1 और 4 की 6 में गुना करेंगे तो प्लस का 4 गुना 6, तो ये यहाँ लिख दिया। ये हो गया दूसरा अवयव। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये अवयव, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये अवयव। अब चलेंगे दूसरी पंक्ति पे आ जाएंगे, पहली पंक्ति ली दोनों स्तंभों के साथ गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया जोड़ करके। अब दूसरी पंक्ति लेंगे ऐसे ही और दूसरी पंक्ति की फिर पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, एक का यहाँ पे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो अवयव यहाँ आएगा। चलिए 1 गुना 1 फिर 3 गुना 2 प्लस का 3 गुना 2, यानी संगत अवयवों की गुणा करनी है, पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ। मान लो तीसरा भी होता तो इसमें एक और अवयव होता है, एक यहाँ पे भी होता, तो फिर ये इस तरह से हो जाता। तो पहली पंक्ति पहला अवयव ये पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ गुणा करके जोड़ दिया। अब दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में इसी पंक्ति को रखेंगे, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। 1 3 का 1 का -1 के साथ 1 इंटू -1 और 3 का 6 के साथ में तो प्लस का 3 इंटू 6, ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति भी है, तीसरी पंक्ति को फिर वैसे ही अभी तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, -1 का 1 के साथ तो -1 गुना 1 फिर प्लस 4 का 2 के साथ 4 गुना 2। उसके बाद फिर इसी तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में -1 गुना -1 -1 गुना -1 और प्लस ये 4 गुना 6, 4 गुना 6। तो इस तरीके से गुणा करके ये अवयव आपको मिल गया, ये हो गया। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। इसकी एक पंक्ति उठाएंगे, इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसकी उसी पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। मान लीजिए इसमें तीसरा स्तंभ भी है तो पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ की गुणा हुई, उनको जोड़ करके यहाँ लिख दिया, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ की गुणा की, फिर यहाँ लिख दिया। मान लीजिए तीसरा स्तंभ हो रहा है तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की गुणा करेंगे, उनको जोड़ करके आगे लिख देंगे। क्लियर? ऐसे चलेगा। जब पहली पंक्ति की सभी स्तंभ में गुणा हो जाए फिर दूसरी पंक्ति को लेंगे, दूसरी पंक्ति लिया, पहले स्तंभ में गुणा किया, यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी पंक्ति को लिया, फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणा किया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर तीसरी पंक्ति पे आए, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा किया, यहाँ लिख दिया, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा किया, यहाँ लिख दिया। अब इनको सिर्फ जोड़ना है, बाकी काम खत्म, कुछ नहीं है। अब इनको जोड़ करके हम लिख देंगे, लिख दीजिए। इस तरह से ये अवयव बन गया। तो ये था ए और बी का गुणा। बी ए संभव नहीं है तो इस तरीके से गुणा होता है, ये आपको याद रखना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले अवयव की एक पंक्ति लेंगे, उसकी उस दूसरे अवयव की पहली पंक्ति में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x y z p q r ऐसे लिया, ये कोई अवयव है, कुछ भी है, और मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ। जब मैं इस पंक्ति की यहाँ गुणा करूँगा तो यहाँ ऑब्वियसली 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 3 एलिमेंट चाहिए, तो a b c। इसकी मान लो दूसरा स्तंभ भी है तो उसमें फिर दूसरे स्तंभ में इतने अवयव आ जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि L M N। तो गुणा जब होगी तो इस तरह से चलेगा, x y z को लेंगे, a b c का साथ में गुणा करेंगे, x की a के साथ में तो यहाँ पे आएगा ax, फिर y की b के साथ में वो प्लस कर देंगे by, फिर z की c के साथ में प्लस का cz। उसके बाद इस x y z की lmn में, x y z की lmn में होएगी तो ये बनेगा lx एम वाई और एन जेड, तो प्लस का एम वाई और प्लस का एन जेड, ये हो गया। पहली पंक्ति लिया पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरा और होता है तीसरे में गुणा करके आगे लिख देते हैं। फिर ये इसके दूसरी वाली पंक्ति लेंगे पी क्यू आर का ए बी सी में, तो यहाँ पे आएगा ए पी, क्यू का बी के साथ प्लस का बी क्यू और प्लस का सी आर, प्लस का सी आर, ये बन गया। फिर पी क्यू आर का एल एम एन के साथ में, तो यहाँ पे होगा एल पी प्लस एम क्यू और प्लस एन आर, प्लस का एन आर। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, एक पंक्ति लेंगे एक स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, ऐसे गुणा कर करके लिखते चले जाएंगे। तो ये अवयव ए का बी के साथ गुणा की बात हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो हमें याद रखनी है। तो सिर्फ गुणा को लेकर के बात हुई कि गुणा कैसे होता है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें कुछ 2-4 चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बताया कि ए का बी से गुणा हो जाए और बी का ए से भी गुणा हो जाए, ये दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए।
ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, उनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि ए बी व बी ए ये दोनों संभव हों ऐसा आवश्यक नहीं है, दोनों संभव हों ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि मैंने बताया अभी ये चीज़। देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ ए है, ए का क्रम है 2/3 और बी का क्रम है मान लीजिए 3/4, तो यहाँ पे ए बी तो संभव होगा क्योंकि 3 और 3 तो बराबर हैं, तो ए बी बन जाएगा। लेकिन अगर बी ए लिखेंगे, इसी को उल्टा लिखना शुरू करें अगर मान लीजिए हम कि ये बी और ये ए, तो बी का क्रम 3/4, ए का क्रम 2/3, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये संभव नहीं होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी हो जाए और बी ए भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी सीधी सी बात है कि ये दोनों गुणा भी हो, ऐसा जरूरी नहीं। कोई भी दो आव्यूह दे रखे हैं ए और बी, उनके लिए ए बी संभव हो, बी ए संभव हो, दोनों संभव हो, एक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये है, यदि ए बी व बी ए दोनों संभव हैं, संभव ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर दोनों संभव हैं तब ए बी इक्वल टू बी ए, ये भी सामान्य तौर पर नहीं होता। ए बी इक्वल टू बी ए होना भी सामान्यतः संभव नहीं। बाकी तो छोड़ो, देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे इसको आपको क्लियर बता दूं। मान लीजिए ए और बी के क्रम इस तरह से हैं, ये ए और ये बी, ए का क्रम है 3/2 और बी का क्रम है 2/3, तो देखिए ए बी संभव है। ठीक है, उल्टा लिखें, बी का क्रम 2/3, ए का क्रम 3/2, ये भी बराबर है, तो बी ए भी संभव है। ए बी संभव है, बी ए संभव है, लेकिन जब यहां से ए बी बनेगा तो इस ए बी का जो क्रम आएगा वो आएगा 3/3, 3 बच गए, और यहां से जो बी ए का क्रम आएगा वो होगा 2/2, तो ये 3/3 ऑर्डर का होगा, 2/2 का होगा। तो जब दोनों का क्रम ही समान नहीं है तो दोनों समान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों अलग अलग होंगे। हो सकता है इन केस कभी बराबर हो जाए, लेकिन ये जनरली बराबर नहीं होते। और अगर ए बी बराबर बी ए होता है तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। तो इसका मतलब ये है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि आव्यूह गुणन जो है, आव्यूह गुणन क्रम विनिमय, आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं है। अगली बात, जब ये क्रम विनिमय नहीं, यहीं से मैं एक चीज और बताऊं, आव्यूह गुणन जो है, आव्यूह गुणन वो साहचर्य है। साहचर्य में क्या है, साहचर्य में होते हैं तीन चीजें, तीन को एक साथ लेकर गुणा करते हैं। मान लीजिए ए बी सी का गुणा कर रहे हैं, तो ए बी सी में मान लीजिए पहले मैं ए बी का गुणा करके सी के साथ कर दूं, और या फिर ए का गुणा बी सी के साथ कर दूं, तो ये क्लियरली बराबर आएगा। होगा तभी जब ये क्लियरली चीजें संभव हो, यानी ए का बी के साथ गुणा हो सकता हो, बी का सी के साथ हो सकता हो, तो ए बी सी क्लियरली हो जाएगा। ये चीज तब है, मान लीजिए मैंने लिखा जैसे ए का क्रम है 2/3, तो स्वाभाविक सी बात है बी का क्रम 3 कुछ होगा, मान लीजिए 3/4 है। फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे सी का क्रम है 4/5। अब देखो, अगर मैं ए बी पहले कर रहा हूं तो ये संभव होगा क्योंकि 3 है दोनों में, बी सी कर रहा हूं तो ये 4/4 है, तब संभव होगा। जब मैं ए बी को पहले निकालता हूं तो ए बी पहले निकालने के बाद क्रम बचेगा 2/4 और उसका 4/5 है, तो 2/5 का एक आव्यूह बन जाएगा। अगर बी सी पहले करते हैं, इन दोनों को पहले करें तो ये 4 हट जाएगा, तो इनका क्रम आएगा 3/5। ये 3/5 आएगा, इसका 2/3 था, तो ये भी संभव हो जाएगा, और फिर वही 2/5 का बच जाएगा। तो ए बी सी या कैसे भी कर लें, ए बी को पहले करके सी के साथ या ए को बी सी के साथ कर लें, तो वो साहचर्य नियम का पालन तो करेगा, लेकिन क्रम विनिमय नियम का पालन वो नहीं करता। दूसरी एक चीज है तत्समक आव्यूह को लेकर के, आई जो होता है तत्समक आव्यूह गुणन का, तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव ही बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं, देखिए ये ए है, ए के साथ में मैं आई के गुणा करूं तो ये हमेशा ए के बराबर आएगा और बराबर होगा आई ए। आई मतलब है तत्समक आव्यूह, तत्समक या आप इसको कह सकते हैं इकाई आव्यूह, तत्समक या इकाई आव्यूह है।
तो क्या है इसमें कंडीशन कि ए का अगर आई के साथ गुणा करें तो ए ही आएगा और आई ए के बराबर भी होगा, तो कैसे भी कर लें तो ये तत्समक अवयव है। यहाँ आई अपने आप ऑर्डर ले लेता है। मान लीजिए ए का जो क्रम है वो 2/3 है और मैं ए आई निकालना चाहता हूँ, तो आई का क्रम चूंकि यहाँ 3 चाहिए तो 3/3 हो जाएगा। और अगर मैं आई ए निकालना चाहता हूँ तो ए का क्रम था 2/3, तो ऑब्वियसली इसका क्रम हो जाएगा 2/2, तो उसी लेवल का लेकर के उसकी गुणा कर लेंगे। आई का क्रम अपने आप या तो 2/2 3/3 जैसा रिक्वायर्ड है वैसा ले लेंगे। चलिए, तो ये भी संभव हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रतिलोम भी होता है, प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ये आगे चल करके आएगा, इसको ए इनवर्स बोलते हैं। और परिभाषा क्या कहती है कि यदि ए बी इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू आई, तब ए व बी ये दोनों जो हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। ए और बी की गुणा होकर के अगर आई के बराबर आए तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। अर्थात इसको लिखते हैं ए इनवर्स, ए की पावर -1, ए इनवर्स इक्वल टू बी। इनवर्स हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सारणिक पढ़ लेंगे उसके बाद चल करके ए इनवर्स ज्ञात करने की बात आएगी, तो ए इनवर्स को हम आगे चल करके पढ़ेंगे। एक चीज और है, आव्यूह गुणन जो है वो योग पर वितरित होता है। आव्यूह गुणन योग पर वितरित होता है, योग पर वितरित। ये कैसे है? ये सिंपल सा वही नियम है जिसको हम जनरल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने a लिखा, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया b + c, तो ये बराबर आएगा ab + ac। यानी a का गुणा b और c के योग पर किया जा रहा है तो वो ab + ac के बराबर आ जाएगा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि यहाँ पे मैंने a + b लिखा और इसका गुणा किया मैंने c के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा ac और प्लस bc। क्रम का ध्यान रखना है, ac ही लिखना है इसको, ये ca या cb नहीं लिखा जा सकता, जो जिस तरफ लिखा है उसी क्रम में वो आएगा। तो ab + ac, तो ये योग का गुणा जो है वो योग पर वितरित भी होती है। तो ये मैट्रिक्स को लेकर के गुणा के कुछ ये हैं, इसके कुछ नियम हैं, इनको और देख लें आप। बस बाकी इतना ही है आव्यूह गुणन में। आप बताइएगा कैसा लगा आपको। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका जितना जल्दी हो सके आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कोई चीज़ है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई और चीज़ आपको रिक्वायर्ड है कहीं, तो आप मुझे ज़रूर उसके लिए नोट कराएँ। थैंक यू।